नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लगातार खराब खबरें ही आ रही हैं। अब सरकार ने जो रिपोर्ट साझा की है उससे साफ है कि भारत ने विदेशों से खरीद तो बढ़ा दी है और उनको बेचना कम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में चीजों के निर्यात में कमी आई है, यानी बाहर भेजने बेचने में कमी आई है, और आयात में यानी खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2024 में भारत के वस्तु निर्यात में 1% की कमी आई, जिसके बाद ये घटकर 38.1 अरब डॉलर रह गया। हालांकि आयात में 4.9% बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद वो 59.95 अरब डॉलर हो गया। निर्यात में आई गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था से लेकर शेयर बाजार तक पर इसका असर दिख सकता है। बता दें, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें विदेशी निवेश में 12 साल की गिरावट दर्ज की गई थी। रुपया भी गिरा, लगभग 87 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले पहुंच गया, अब तक का सबसे नीचे पहुंच गया। जीडीपी भी इस साल में बड़ी गिरावट दिखाई जा रही है। बहुत कुछ है जो गिरा हुआ है। भारत की कंपनियां भी विदेश में पैसे अधिक लगा रही हैं, भारत से निकाल रही हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार में देश की हालत थरथरा रही है। सबसे अचंभे वाली बात यह है कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा धर्मों और चुनाव पर हो रही है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 51वें दिन जारी रहा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी ताकि एम्स मेडिकल बोर्ड से राय ली जा सके। वहीं सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए उनके साथ विचार विमर्श चल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आश्चर्य जताया कि करीब 50 दिनों से अनशन कर रहे एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो रहा है। पंजाब की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल के अनशन और उनके अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में बात आगे बढ़ाई जा रही है, प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। घने कोहरे की चादर में लिपटी देश की राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। एयर क्वालिटी बिगड़ने के बाद प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेड 4 के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि 14 जनवरी को दिल्ली की AQI 275 दर्ज की गई थी। ये बुधवार को बढ़कर 386 हो गई। बुधवार शाम 5 बजे AQI 393 थी, जो शाम 6 बजे से बढ़कर 396 हो गई। अब दिल्ली में स्कूलों का संचालन हाइब्रिड मोड में होगा। निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक होगी। रेलवे जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स को छूट होगी। पूरे दिल्ली NCR में पत्थरों का तोड़फोड़ नहीं होगा। सभी तरह के खनन पर रोक लगेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन रहेगा। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन। जिन ट्रकों पर जरूरी सामान होंगे उन्हें छूट रहेगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। यह FIR आचार संहिता लगने के बाद जूता बांटने के केस में दर्ज की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुरोध किया। आम आदमी पार्टी ने उन पर वोटर्स को लालच देने के आरोप लगाए थे। इसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि क्या वो लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख सकता है, कार्रवाई क्यों नहीं करता। जिसके बाद हंगामा हुआ तो FIR तो दर्ज हो गई है बस। दिल्ली की कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी महिलाओं को लेकर दिए बयान से बीजेपी को फंसाते रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी की जैसे घूम रही हैं। इससे पहले 5 जनवरी को बिधूड़ी ने रोहिणी में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वो मारलेना से सिंह बन गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों की तरह बना दूंगा, हालांकि जिसके बाद माफी मांगी थी। इंडिया गठबंधन के बिखराव की चर्चा चली थी और अब इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखने की चर्चा चलने लगी है। संजय राउत के बाद अब अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसे इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। बता दें, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। ममता और शरद पवार ने भी इसके बाद सवाल उठने लगे थे और बयान भी ऐसे ही आ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में बिखरा हो सकता है। शराब नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गृह मंत्रालय से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को मंजूरी मिली। अब इस पर अरविंद केजरीवाल बोले हैं
केजरीवाल ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें इस मामले में बीते साल अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि दोनों यानी सिसोदिया और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बेल मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का बंद पिंजरे में तोती की तरह इस्तेमाल किया गया। 2 साल बाद मंजूरी दे रहे हैं। ये तब किया जा रहा है जब चुनाव सिर पर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, लेकिन जनता सब समझ चुकी है ये लोग नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे। बीजेपी वालों को दिल्ली में हार दिख रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संविधान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने हमला कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाषण देते समय किया। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि ये काफी प्रतीकात्मक है कि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में कभी आजादी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची आजादी तब मिली जब राम मंदिर बनाया गया। राहुल ने कहा कि मोहन भागवत की ये दुस्साहसिक टिप्पणी की भारत को 1947 में सच्ची आजादी नहीं मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों प्रत्येक भारतीय नागरिक का अपमान और हमारे संविधान पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने देश को यह बताने की जरूरत की है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। वास्तव में उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अमान्य है। कोई और देश होता तो अब तक उन पर मुकदमा चल रहा होता। ये कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है और हमें इसे सुनना बंद करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोहन भागवत अक्सर बेतुके बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार अपने सबसे निचले मानकों से भी नीचे जाकर उन्होंने जो कहा है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि स्पष्ट रूप से राष्ट्र विरोधी है। उनका ये बयान न सिर्फ महात्मा गांधी और उस समय की पूरी असाधारण पीढ़ी का घोर अपमान है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान पर भी एक और हमला है। भागवत को अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए जो उस विचारधारा की मानसिकता को दिखाते हैं जिसने न तो आजादी आंदोलन में भाग लिया और न ही राष्ट्रपिता और डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवन काल में सम्मान दिया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के सच्ची आजादी वाले बयान पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। इसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के विश्वास को धोखा देना था। उन्होंने कहा, लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है, अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। नड्डा ने कहा कि मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा तो देश जानता है। ये कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया ये कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को बांटने की दिशा में है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जिसने भी दिया ये कुंभ उसके मुंह पर तगड़ा तमाचा है। ये कुंभ दिखा रहा है कि हम बटे नहीं हैं। यहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जा रही है। 40 करोड़ आ रहे हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। इतनी एकता है किसी में जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो बटे नहीं हैं, हम बटे हैं। उन्होंने इतनी संख्या में इकट्ठा होकर दिखाया। आप हमारे धर्म के बारे में ऐसी व्याख्या देकर गलत संदेश दे रहे हैं हमारे कच्चे बच्चों को, जबकि हमारा समाज बटा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा। दरअसल जयराम रमेश चुनाव के नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंता जताई। इसके बाद अब सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार और राजीव कुमार यानी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अब अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। जयराम रमेश की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन पर हमला करते हुए कहा, यह कदम महत्वपूर्ण मटेरियल तक लोगों की पहुंच को कम करने के लिए चालाकी से उठाया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने संशोधनों पर आशंका व्यक्त की थी। इनके बारे में उनका दावा है ये नियम चुनावों की अखंडता को कमजोर करते हैं।
इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। गुप्त तरीके से काम हो सकता है, छिपाकर। बता दें, संशोधन उन दस्तावेजों को सीमित करता है जो सार्वजनिक निरीक्षण यानी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुले हैं। विशेष रूप से ये संभावित दुरुपयोग पर चिंताओं का हवाला देते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग वीडियो और उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक एक्सेस को बैन करता है। इसको विपक्ष ने चुनावों की अखंडता पर आघात बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उसे एक तरफा और बिना सबकी सलाह के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि संशोधन जरूरी जानकारी तक जनता की पहुंच को खत्म कर देता है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर गैंगरेप के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरा घेरा है। कांग्रेस ने खबर बताई है कि हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे हैं। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकारी पक्की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक लड़की का गैंगरेप किया, उसके वीडियो बनाए और तस्वीरें खींची। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उनके बीजेपी नेताओं के नाम बताए जिनके महिलाओं के यौन शोषण में नाम आ चुके हैं। उन्होंने बताया इससे पहले भी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी बलात्कार का आरोप लगा था। कर्नाटक में मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को बीजेपी टिकट देती है और प्रधानमंत्री उसके प्रचार प्रसार में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक हंसराज पर उनके ही बूथ अध्यक्ष की बेटी ने अश्लील फोटो लेने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश के विधायक राम दुलारे भी यौन उत्पीड़न के मामले में संलिप्त हैं। स्वामी चिन्मयानंद का मामला भी यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। बीएचयू में एक बेटी का बलात्कार होता है जिसमें बीजेपी आईटी सेल के नेता शामिल रहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, कानून आपके हाथ में है। आप दबाव बनाते हैं, इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है और बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। बीजेपी को हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली को उनके पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के नेता यौन उत्पीड़न करने की हिम्मत इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन नेताओं के साथ उनकी पार्टी खड़ी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने शालिनी का आरोप है कि बीजेपी में शक्ल सूरत देखकर पद दिए जाते हैं। अगर पार्टी की महिलाएं बीजेपी नेताओं के कहने पर समझौते नहीं करती हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बीजेपी की एक अन्य प्रवक्ता निखत अब्बास ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ का नारा ढोंग है। सच ये है कि बीजेपी के नेताओं से ही बेटियों को बचाना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। दिल्ली में चुनाव में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच अब केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। मंत्रालय का ये फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। जांच एजेंसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। इससे उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि सीबीआई को मिली मंजूरी ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को पीएमएलए के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत है। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी और अब मिल गई। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। चंद्रभानु का मुकाबला सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद से होगा। यानी अयोध्या में दोनों प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं। भाजपा सांसदी में अयोध्या यानी फैजाबाद हारने के बाद मिल्कीपुर में बदला लेने की कोशिश करेगी। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो सपा से उम्मीदवार हैं वो पासी हैं और बीजेपी के पासवान भी पासी समुदाय से हैं, जो अब नतीजे देखने वाले रहेंगे। मौजूदा कास्ट डायनेमिक्स से पता चलता है कि दोनों पार्टियों को दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अपर कास्ट के वोटर्स पर ज्यादा भरोसा करना होगा। बता दें, राज्य में पासी जाटवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित समूह है और जाटव समुदाय को पहले बड़े पैमाने पर बसपा के समर्थक के रूप में देखा जाता था, लेकिन मायावती कमजोर होती गई और आधार सिकुड़ता गया और बीजेपी के प्रचार ने इनको अपनी ओर भी खींच लिया।
यही नहीं, फैजाबाद के हार के बाद से भाजपा ने पब्लिकली लाखन पासी जैसे अपने प्रतीक चिन्हों का आह्वान करके पासियों तक पहुंचने और उन्हें संकेत देने का प्रयास किया। बता दें, भाजपा उपचुनाव को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाली है। सीएम ने हाल के महीनों में अयोध्या के कई दौरे किए हैं। 11 जनवरी को उन्होंने मंदिर के अभिषेक की पहली वर्षगांठ से पहले अयोध्या मंदिर में भगवान राम का अभिषेक किया। लगभग एक सप्ताह पहले अयोध्या की एक और यात्रा के दौरान उन्होंने अभियान का एजेंडा तय करते हुए मिल्कीपुर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर भाजपा नवंबर में होने वाले उपचुनाव में कुंदर की जीत सकती है तो वो मिल्कीपुर भी जीत सकती है। अब ये देखना है कि क्या होता है, मुकाबला टक्कर का होगा। एक और जहां बीजेपी ने पासी समुदाय से अपना उम्मीदवार बनाकर एक कार्ड खेला है, अब मुकाबला सपा के पासी और बीजेपी के पासी के बीच होने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी सीधे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोलकर ये दिखाने की कोशिश में है कि ये दलित विरोधी लोग हैं। अब सपा ने एक ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश योगी आदित्यनाथ के एक लेख के बारे में बात कर रहे हैं जो योगी ने लिखा था। लेख का शीर्षक था आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसके अंदर योगी ने जो लिखा है वो बताया गया है। जयराम रमेश बताते हैं कि योगी ने लिखा है, निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, आरक्षण का ये भयावह दृश्य। वीडियो में कहा गया है कि आरएसएस बीजेपी की सोच है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हटाना चाहते हैं। बता दें, सपा इस नैरेटिव को जनता तक पहुंचाना चाहती है जिससे वोटों का विभाजन कम हो। हालांकि बीजेपी भी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर माफी मांग ली है। बता दें, जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गईं। भारत के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार हार गई। ये जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है। हालांकि जिसके बाद बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री भी तुरंत बोले थे, लेकिन अब मेटा इंडिया ने माफी मांगी है। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि उनके खिलाफ जांच अवैध है। बता दें, यून सुक योल ने पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन विरोध होने पर उन्होंने इसको कुछ घंटों बाद वापस ले लिया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैंने CIO के समक्ष पेश होने का फैसला किया। भले ही यह एक अवैध जांच है, मैंने ये फैसला इसलिए किया ताकि कोई खून खराबा ना हो। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस जांच को सही मानता हूँ। 3 मिनट के एक छोटे वीडियो संदेश में यून ने कहा, ना तो जांच एजेंसी और ना ही उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाली अदालतों के पास ऐसा करने का अधिकार है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदन में नेता पार्क चं डे ने कहा, दक्षिण कोरिया में न्याय जिंदा है। पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, ये गिरफ्तारी संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र और कानून के शासन को बहाल करने की दिशा में पहला कदम है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस में कई ठिकानों पर हमला किया और ये युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की सेना के अनुसार कई क्षेत्रों में गोला बारूद डिपो और केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने BBC को बताया है, ये हमला रूसी क्षमताओं के लिए दर्दनाक झटका है, लेकिन रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन की ओर से दागी गई मिसाइलों और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। रूस ने यह भी कहा है कि वो इस हमले का जवाब देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।